Hello, welcome back to my YouTube channel. Today we are doing the second part of our same topic, which is indicators of economic development. हम लोग already PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. पूरा का पूरा एक अच्छा खासा डिटेल्ड वीडियो है उसके ऊपर. आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि कोई सा भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है, कोई सा भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट या कुछ भी उसके अंदर से छूटा ना हो. एंड दैट्स अगेन व्हाट आई एम गोना ट्राई इस वीडियो के अंदर भी, कि अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड कोई सा भी जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो छूटे नहीं आपसे. ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को. हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो सेकेंड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, विच इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ठीक है, HDI हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. कहाँ लिखा है? हाँ, ये रहा. ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दैट हु इंट्रोड्यूस्ड दिस कंसेप्ट. सो इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय UNDP which stands for United Nation Development Program in 1990. अब हम सीधा सीधा मुद्दे पे चले जाते हैं डायरेक्टली हमारे पास में, अदरवाइज वीडियो अगेन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. इंट्रोडक्शन क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आई मीन इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, ठीक है. तो हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे मुद्दे की कि ये क्या है हमारे पास में, दैट इट इज इंट्रोड्यूस्ड टू मेजर एंड कंपेयर द ओवरऑल वेल बीइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज. ठीक है, ये हमारे पास में हमारा मुद्दा है कि ये क्यों बनाया जाता है. कि ऑब्वियसली बात है कि जब हम लोग PQLI पढ़ रहे थे उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर कर रहे हो, सारे इंडेक्स जो हैं, सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं. कुछ हमारे पास में सोशल इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं. तो उसी तरीके से ये जो है वो ओवरऑल वेल बीइंग को दिखाता है. ओवरऑल वेल बीइंग अब किस चीज में आते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है. नाम में ये ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करेंगे, हम इंडिविजुअल से रिलेटेड यहाँ पे बात करेंगे. तो वो कौन कौन से डायमेंशंस हैं जो ह्यूमन की डेवलपमेंट और उसकी ओवरऑल वेल बीइंग को दिखाता है. तो SDI मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूजिंग 3 डायमेंशंस. वो 3 जो डायमेंशंस है उसको कंसीडर करके ओवरऑल ह्यूमन वेल बीइंग को वो रिप्रेजेंट करता है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है. तो 3 डायमेंशंस आर, फर्स्ट द फोरमोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? हेल्थ है. हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. हेल्थ ऑब्वियसली बात इज एन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एवरीवन्स लाइफ. यू नो, अगेन फिर वही वाली बात हम करेंगे कि इफ अ पर्सन इज हेल्दी तो फिर वो बाकी की सारी प्रॉब्लम्स को टैकल डाउन कर सकता है. बट इफ अ पर्सन इज अनहेल्दी, भगवान करे ना हो, बट इफ अ पर्सन इज अनहेल्दी तो उसके पास एक सबसे पहला उसकी लाइफ का मोटो होता है पहले खुद को ठीक करो, क्योंकि एक अनहेल्दी जो पर्सन है वो कोई और भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है. ठीक है, तो इसलिए पहले हेल्दी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहला हमारे पास में आता है हमारा हेल्थ. जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो इसके अंदर जो हम बात करते हैं, जब हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, जब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं, तो हेल्थ ऑब्वियसली बात है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ वो सारी की सारी कंसिडर होती है. साथ में एक और इसके अंदर पॉइंट आता है, वो आ जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने एट एज 1 पढ़ा था, लेकिन एट एज 1 पढ़ने के साथ साथ हम लोगों ने लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी पढ़ा था. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या होता है कि बर्थ से लेकर के एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ लाइफ वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. ठीक है, पैदा हो गए, पैदा होने से लेके एक ह्यूमन की एक एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ लिविंग की, एक पैदा होने के बाद बेसिकली एक इंसान जो वो कितना जीता है काइंड ऑफ सिचुएशन. तो उसे हम एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नाम में ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक इंसान की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. और ये जितनी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली बात है दैट सिंपली means that a country has good health resources. उनके पास इतने resources हैं to provide the good health facilities to the people. नेक्स्ट वी हैव द एजुकेशन. ऑब्वियसली बात है पढ़ना लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेशन है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है. पढ़ो लिखना इंपॉर्टेंट है विजडम आने के लिए. ठीक है, नॉलेज के लिए, टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ. बहुत सारे फैक्टर्स हम बोलते हैं एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए भी पढ़ना ही पड़ता है, और कोई बोर्ड का एग्जाम क्लियर करने के लिए भी, हर क्लास को क्लियर करने के लिए भी पढ़ना पड़ता है. तो एजुकेशन जो है इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है 2 कैटेगरीज के अंदर. पहला हमारे पास में है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. इट इज रिटन एज मीन years of schooling. It is not mean like mean वाला mean नहीं, it is
दूसरा वाला मीन, ठीक है। तो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या होता है हमारे पास में, देखो मीन ईयर स्कूलिंग क्या होता है हमारे पास में, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिसीव्ड बाय पीपल एज्ड 25 एंड ओल्डर। ये तो फिर कौन सा वाला मीन हुआ, ये एवरेज वाला मीन हुआ, ना कि वो मीन पीपल वाला मीन हुआ, ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स किसके लिए है ऑफ एजुकेशन रिसीव्ड बाय पीपल 25 एंड ओल्डर। हम इसमें मान के चल रहे हैं कि 25 और 25 से बड़े हम मान के चल रहे हैं कि तब तक एजुकेशन हम मान के चलते कि ऑलमोस्ट पूरी हो जाती है, ठीक है। इसको सिंपल वर्ड्स में समझते कि जब तक एजुकेशन है वो पूरी हो जाती है। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं, वो ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि कोई भी एक, अगर आप बड़े आदमी से पूछो तो आप सबका ये देखना चाह रहे हो कि किसने कितनी पढ़ाई की है, बेसिकली आप ये एजुकेशन लेवल चेक करना चाह रहे हो। यहाँ पे कैसे मान के चलते हैं कि एक से आपने बात की, उसने कुछ 5th क्लास तक पढ़ा है या 4th तक पढ़ा है, तो उसने 5 साल की क्लासेस लिए, फिर 5 साल तक पढ़ाई की है। ऐसे ही किसी ने 10 साल तक पढ़ाई की हुई है, किसी ने हायर एजुकेशन लेके 15 सालों तक पढ़ाई की हुई है, तो फिर आप सबका एवरेज निकालोगे वहां पे, वो एवरेज हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो ये होता है आपके पास में मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। दूसरा है हमारे पास में, ये कौन सा है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या होता है हमारे पास में, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स अ चाइल्ड एंटरिंग स्कूल इज एक्सपेक्टेड टू स्टडी। let's understand this with an example। let's say एक 5 साल का बच्चा स्कूल में जाता है, तो अब वो कितनी पढ़ाई करेगा वो इसके अंदर आएगा आपके पास में। तो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कि अब उसका टोटल हम एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इसके अंदर निकालेंगे कि वो कितने साल पढ़ाई करेगा। अभी अगर एक 5 साल के बच्चे को आपने एडमिशन करा दिया, एनरोल करा दिया स्कूल के अंदर, तो अब उसके बाद उसके एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आप उसके अंदर कैलकुलेट करोगे, वो होता है आपके पास में एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। तो जब हम एजुकेशन इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसमें उन दोनों को कंसिडर किया जाएगा, ना कि किसी एक को। इसको भी कंसिडर करेंगे और इस वाले को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब आ जाता है, और हाँ, इसके अंदर यूजुअली आपके पास में हायर एजुकेशन तक भी इंक्लूड होता है आपका एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हम यहाँ पे बोल रहे हैं, बट इसके अंदर आपका जो कहते हैं ना, बच्चा 5 साल के बाद उसके हायर एजुकेशन तक की स्टडी को इंक्लूड किया जाता है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के अंदर। नेक्स्ट वी हैव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा इलैबोरेटिव हो सकता है, बट आई विल ट्राई कि मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं। देखो, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हमें मीनिंग तो पता है ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का क्या होता है, रहने का तरीका, रहने का सलीका, लोगों के पास में रिसोर्सेज कितने हैं तो फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, और वो कितना मतलब तरीके में रह रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों के रहने के तरीके से पता चलता है कि उनके पास में कितने, उनकी इनकम वो रिप्रेजेंट करती है लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, रिसोर्सेज कितने हैं उनके पास उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होता है, ठीक है। वो पहले अपने नॉर्मल लाइफ रूटीन में अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, देन उसके बाद वो कंफर्ट एरियाज में जाते हैं, देन उसके बाद वो लग्जरी एरियाज में जाते हैं। वो सारा किस पे निर्भर करता है, जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है उस चीज पे। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे मेजर होता है, देखो, हेल्थ हमने निकाल लिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, एजुकेशन हमने निकाल लिया, एजुकेशन में हमने दोनों डायमेंशन यानी कि उसको हमने इलैबोरेट करके ले लिया, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ले लिया। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे पास में, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं GNI पर कैपिटा। अब GNI क्या है हमारे पास में, ग्रॉस नेशनल इनकम हमारे पास में है पर कैपिटा। सो बेसिकली इट्स एवरेज इनकम इन अ कंट्री। एवरेज इनकम कितनी है एक कंट्री के रेजिडेंट की, तो एवरेज इनकम ऑफ द रेजिडेंट इन अ सर्टेन कंट्री, वो हमारा GNI पर कैपिटा होता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज एक कंट्री के अंदर लोगों का कितना इनकम है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन की उसमें बात करूं, सो हायर GNI पर कैपिटा, व्हाट डज इट इंडिकेट, इट इंडिकेट्स दैट ग्रेटर द GNI पर कैपिटा, ग्रेटर इकोनॉमिक रिसोर्सेज which allowing people to improve their standard of living and access to goods and services। in simple language कि जो GNI पर कैपिटा होती है वो क्या इंडिकेट करती है, वो इंडिकेट करती है कि देखो जितनी ज़्यादा इनकम होगी, एवरेज इनकम का मतलब है ना इनकम उनकी बढ़े, अगर वो ज़्यादा बढ़ती रहेगी। एवरेज इनकम क्या है, एवरेज इनकम का मतलब यही है कि सबकी जितनी भी इनकम है, लेट्स से 100 लोग हैं कंट्री में, 100 लोगों के इनकम को उन 100 लोगों से डिवाइड कर दो, देन यू हैव द एवरेज इनकम ऑफ द पीपल। अब एवरेज इनकम ऑफ वन पर्सन, मान के चलो 100 लोग हैं, 10,000 इनकम है, तो 10,000 को 100 से ही डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज एक इंसान की कितनी इनकम आ रही है,
वो यहाँ पे आ जाता है। अब बात यह है जितनी ज़्यादा इनकम होगी, अगर इनकम 10 से 20, 20 से 30, 1 लाख तक, 10 लाख तक पहुँच जाए, वो लोग तो मैंने बहुत बेसिक अमाउंट लिया है, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर 1 लाख तक पहुँच जाए, 10 का 1 लाख आप कर दो, तो वो जो 100 लोग हैं उनकी एवरेज इनकम बढ़ जाएगी ना। तो जितनी ज़्यादा एवरेज इनकम होगी उतना ही इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उनके पास में, उतने ही रिसोर्सेज उनके पास में बढ़ जाएंगे। रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होगा, ठीक है। वो गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी नीड के अकॉर्डिंगली वो उनके पास एक्सेस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब मेरे पास में पैसा होगा देन आई हैव द एबिलिटी टू स्पेंड इट ना। इफ आई डू हैव मनी देन एज वेल एज आई हैव द एबिलिटी और द कैपेसिटी टू स्पेंड इट ऑन द गुड्स विच आई मीन नीड फॉर, ठीक है, और विच आई एग्जैक्टली सिंपल। तो अब ये होता है जीएनआई पर कैपिटा। साथ में एक वर्ड यहाँ पे आता है, वो आता है एडजस्टेड फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, और साथ में इसको हम ये भी लिख देते हैं एडजस्टेड फॉर पीपीपी, ठीक है, और ये हम कैलकुलेट करते हैं यूएस डॉलर्स के साथ में। उसका रीज़न पहले हम यहीं से, अब हम इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये हम यूएस डॉलर्स में जनरल इसलिए निकाल लेते हैं बिकॉज इट्स लाइक सबसे ज़्यादा हाईली एक्सेप्टेबल करेंसी जब हम कंट्रीज़ के बीच में कंपेरिजन की बात कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि वी आर कंपेयरिंग द कंट्रीज़। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम जो भी ले रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज। तो फिर हम यहाँ पे मोस्ट एक्सेप्टेबल करेंसी के ऊपर ही जाते हैं यूजुअली, ठीक है। तो यूएस डॉलर्स में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं व्हेन वी आर स्टडीइंग दिस और वी आर गेटिंग द डेटा। अब देखो इसका मतलब तो हम पढ़ चुके हैं जीएनआई पर कैपिटा क्या होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड वाला हाफ पार्ट विच इज एडजस्टेड फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग और एडजस्टेड फॉर पीपीपी। पीपी का फुल फॉर्म हमारे पास में होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। अब देखो एडजस्टेड फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग को कैसे करेंगे हम, बहुत सिंपल से समझते हैं। मान के चलो एक मील है, खाना, मील, MEAL मील, एक मील है जो इंडिया के अंदर लेट्स से 300 रुपये का मिल रहा है, ठीक है, कम भी कर सकते हो, 200 भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। लेट्स से 300 रुपये का मिल रहा है इंडिया के अंदर, एक मील है। वही सेम मील जो है वो यूएस में 1000 रुपये का मिल रहा है। 1000 रुपये मतलब हमने इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करके जब हमने कैलकुलेट किया तो वही सेम मील हमने 1000 रुपये का मिल रहा है वहाँ पे। अब पॉइंट यहाँ पे सारा का सारा क्या आ जाता है कि इफ़ द पीपल इन यूएस अर्निंग मोर एज वेल एज दे आर स्पेंडिंग मोर, ठीक है, अगर इंडिया के अंदर रेट कम है, अगर इंडिया के अंदर इनकम कम है, तो भाई यहाँ पे एज कंपेयर टू द फॉरेन कंट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम यूएस से कंपेयर कर रहे हैं अगर, तो अगर यहाँ पे इनकम कम है उसके कंपैरिजन में, तो फिर यहाँ पे वहाँ पे जो रेट हैं वो भी कम है। तो जब हम एडजस्टेड फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि इफ़ वी आर कंपेयरिंग द कंट्रीज, दैट सिंपली मीन्स हम ये देखना चाहते हैं कि भाई हम दोनों की जो स्पेंडिंग है उसको हम इक्वलाइज करना चाहते हैं, हम उसको एडजस्ट करना चाहते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूँ यूएस डॉलर्स के हिसाब से, अगर किसी इंडियन की जो अर्निंग है लेट्स से वो $2500 है, लेकिन अगर मैं उसको यूएस के हिसाब से देखूँ, अगर मैं सेम गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे 100 रुपये में ले रही हूँ, वहीं मुझे सेम गुड्स एंड सर्विसेज 800 रुपये में मिल रहे हैं, सेम बिल्कुल। जो अगर मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें 100 रुपये में ली है, वही 2 चीज़ लेट्स से मुझे यूएस में 1000 रुपये की मिल रही हैं। तो अब इससे क्या, तो हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अगर वहाँ पे लोग कमा ज़्यादा रहे हैं तो भाई फिर वो उनका खर्चा भी तो उसके हिसाब से है ना। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं कि अगर इंडिया के अंदर इनकम जो है वो $2500 है, इसका मतलब अगर मैं इसको एडजस्ट करूं यूएस के हिसाब से, तो इसका मतलब मेरा माना जाएगा लेट्स से वो $7000 है। These all are hypothetical numbers। तो अगर मैं बोलूँ वो $2500 हैं यहाँ पे, तो यूएस में जब मैंने उसको एडजस्ट करके देखा तो मैंने देखा कि वो तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो फिर वो तो $7000 के बराबर हो गया मेरा। तो दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग बिकॉज वी आर कंपेयरिंग द कंट्रीज। हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्ट करने से हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे कंपेयर कर पा रहे हैं। दिस इज द एडजस्टमेंट फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। वही इसका मतलब हो गया परचेजिंग पावर पैरिटी भी आप इसको लिख सकते हो। परचेजिंग पावर पैरिटी का अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे मतलब बताने चलूँ तो इंडिविजुअल लेवल पे मतलब ये होता है कि मान के चलो सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड
सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, कि सेम गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसके हर कंट्री के अंदर अलग अलग प्राइजेस जो होंगे, यानी कि आप सेम मन एक ही गुड लेके चलते हैं, एक गुड है, उस एक गुड के अलग अलग कंट्री में वो गुड कितने का खरीदा जा सकता है, परचेजिंग पावर पैरिटी, वो एक सिंगल गुड अलग अलग कंट्री में किस रेट पे खरीदा जा सकता है, वो होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। सो दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग or the three dimensions of HDI. Okay, next we have the न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन और दी HDI कैलकुलेशन कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ओवरऑल हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, सारा का सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन है हमारे पास में। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई तो क्या है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन मीनिंग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सीधा सीधा हम बात कर लेते हैं कैलकुलेशन की। तो देखो सीधी सीधी बात है, सबके अपने अपने यूनिट्स अलग अलग होते हैं। यूनिट्स किस तरीके से, 3 डायमेंशंस होते हैं, फर्स्ट वन इज हेल्थ, सेकेंड वन इज एजुकेशन, थर्ड वन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो हम जैसे हमने प्रीवियस वाले इंडिकेटर के साथ में किया था कि जब तीनों के यूनिट्स हमारा अलग अलग हो सकते हैं, एजुकेशन का आपको मिल जाएगा, एजुकेशन में आपको दोनों का ही ईयर्स में मिल जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब एजुकेशन के ईयर्स में और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ईयर्स में भी बहुत डिफरेंस है, तो हम तीनों को एक ही पैमाने पे तो नहीं तोल सकते, तो इन तीनों को एक ही पैमाने पर लेके आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों के अलग अलग हैं। तो बेसिकली हम तीनों डायमेंशंस को, उनके इंडेक्स को नॉर्मलाइज करते हैं, उनकी वैल्यूज को, जैसे हमने प्रीवियसली भी किया था। तो नॉर्मलाइज इस बार हम लोग करेंगे कहाँ पे, इस बार हम लोग उनको 0 से लेके 1 के स्केल में हम सारी की सारी चीजों को नॉर्मलाइज कर, नॉर्मलाइज का मतलब है कि वैल्यूज को हम एक ही इंडेक्स के साथ नॉर्मलाइज करेंगे, फिर हम उसको 0 से 1 के रेटिंग्स में फिर हम फाइनली हमारे एसडीआई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यूनिट की 0 से कुछ नहीं, सीधी सीधी बात है, ये याद रखना बस कि 0 से 1 के बीच में जो आपकी एसडीआई की वैल्यू है वो आपकी मेजर हो जाएगी। तो हम नॉर्मलाइज करते हैं, किस में नॉर्मलाइज करेंगे, एक स्केल हमने यहाँ पे निकाले, स्केल हमारे पास में है 0 से 1 का, हम डायमेंशंस को, इंडेक्स को उस वैल्यू के, हम उस स्केल के साथ में नॉर्मलाइज करेंगे सारी की सारी वैल्यूज को, एंड फाइनली वी विल हैव द वैल्यू ऑफ आवर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हम अब देखो डायमेंशन इंडेक्स हमारे पास में, डायमेंशन इंडेक्स का मतलब वी आर हैविंग 3 डायमेंशंस, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम उस डायमेंशन इंडेक्स को, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, एक्चुअल वैल्यू सेम है जो हमने पहले भी पढ़ा था, एक्चुअल वैल्यू में से मिनिमम और मैक्सिमम माइनस मिनिमम हमारे पास में, ये सेम फॉर्मूला है। अब तीनों के तीनों डायमेंशंस की डायमेंशन जो इंडेक्स है उसकी वैल्यूज को हम नॉर्मलाइज करेंगे, नॉर्मलाइज करने के लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हमारे पास में। तो देखो ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल है कि सपोज एक कंट्री के अंदर ये सारी एक्चुअल वैल्यूज है, एक्चुअल इन टर्म्स ऑफ हाइपोथेटिकल बट एक्चुअल मीन्स ये वाली एक्चुअल वैल्यू, कि जब हम एक्चुअली में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे तो उस एक्चुअल के केस में जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी उस कंट्री के अंदर वो हम यहाँ पे रखेंगे, और वहां पे जो भी उनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज जो वहां पे रखी गई हैं वो वहां पे आप वैल्यूज को पुट करोगे। ओवर हियर वी टुक फ्यू एक्चुअल वैल्यूज हमारे हिसाब से। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल है, ठीक है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हमने 8 लिया है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग 14 लिया है, और जीएनआई पर कैपिटा है 10,000 USD, ठीक है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम अलग से नहीं लिखा, फॉर्मूले के साथ ही समझ जाओगे उस चीज को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आई स्टैंड्स फॉर इंडेक्स, दिस इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स का हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, वो 70 है। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमें पता है, मैक्स यहाँ है, मिनिमम यहाँ है, तो मैक्स वैल्यू है 85 और मिनिमम वैल्यू है 20 हमारे पास में। जब हम इन सारी की सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगी हमारी वैल्यू यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव द एजुकेशन, हमें पता है उसको ऑलरेडी हमने 2 भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स, सेम फॉर्मूला हमारे पास में। भाई स्कूलिंग तो 0 भी पॉसिबल है, भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो तो हम 0 में नहीं जाएंगे ना, वो तो कोई सेंस ही नहीं है उसको तो 0 लेने का, बट स्कूलिंग तो 0 पॉसिबल है, ठीक है। तो दोनों ही जो स्कूलिंग है उनकी मिनिमम वैल्यू है 0, मीन ईयर स्कूलिंग की जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो है 15, और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की वैल्यू है वो है 18 हमारे पास, यानी कि 18, और जो हमने एक्चुअल ली है वो हमने ले ली। दोनों में वैल्यूज को पुट करेंगे, दोनों की हमें वैल्यूज यहाँ पे जिस प्रकार इसकी मिली है इसकी और इसकी भी वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो और जो फाइनली हमें चाहिए वो हमें सिर्फ इन दोनों की नहीं, हमें चाहिए हमारा जो डायमेंशन है उसका इंडेक्स है। डायमेंशन कौन सा है हमारे पास में, वो है हमारा एजुकेशन इंडेक्स। वो कैसे निकलेगा, द एवरेज ऑफ दीज 2 वैल्यूज, जो भी 2 वैल्यूज लिए हैं उन दोनों वैल्यूज का एवरेज जब हम निकालेंगे तो हमें हमारे एजुकेशन डायमेंशन, एजुकेशन जो इंडेक्स है उसका भी वैल्यू मिल जाएगा हमारे पास में, ठीक है।
चलो नेक्स्ट हमारे पास में इनकम इंडेक्स। अब ये थोड़ा सा अजीब अजीब सा दिख रहा होगा आपको, बट ये अजीब है नहीं। देखो यहाँ पे हमने लिया है एलएन को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूँ तो ये एक्चुअली होता है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ वेरी हाई इनकम्स, ठीक है, बिकॉज इट इज पर कैपिटा इनकम, इट इज द इनकम ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री, इट इज इनकम ऑफ द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो इनकम बहुत हाई भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने उस इम्पैक्ट को कम करने के लिए जो है यहाँ पे हमने मतलब जो भी हैं ये लोग जिन्होंने ये फॉर्मूला इजाद किया है, उन्होंने उस हायर इनकम के इम्पैक्ट को कम करने के लिए फॉर द कैलकुलेशन यहाँ पे लॉग लिया है। दिस इज नेचुरल लॉग। लॉग की वैल्यूज आप जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, एलएन 10,000, 75,000, 100, ये वैल्यूज आपको जो है वो आप लॉग टेबल की हेल्प से, कैलकुलेटर की हेल्प से ही निकाली जाएंगी, जो भी ये वैल्यूज निकाली जाएंगी इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। अदरवाइज आप कुछ बेसिक वैल्यूज जो है वो लिख के याद रख सकते हो, जैसे कि हमें अगर कुछ आप एक्सपेक्टेड वैल्यूज को याद रख सकते हो, जैसे मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू को याद रख सकते हो, ठीक है, या फिर कुछ सर्टेन वैल्यूज हैं। जैसे जैसे आप करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा, बट आप कहाँ तक ही वैल्यूज को याद करोगे ना, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मिनिमम का कर सकते हो, बट अबाउट द अदर वैल्यूज तो पॉइंट इज लॉग टेबल की हेल्प से, कैलकुलेटर की हेल्प से आपकी जो वैल्यूज हैं वो निकल जाएंगी, ठीक है। तो एल। और एक और बात, आप इसको कैपिटल एल नहीं लिख सकते हो, आप इसको कैपिटल एन नहीं लिख सकते हो, सीधी सीधी बात है, स्मॉल एल स्मॉल एन इसी प्रकार ये लिखा जाता है। पहली बात तो ये, अगर इसको कैपिटल एल लिखोगे तो वो गलत में कंसिडर होगा, स्मॉल एल स्मॉल एन, और इट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग, ठीक है। तो एलएन 10,000, ये 100, कंसेप्ट वही है सारा का सारा। हमने कितना लिया था, हमारे पास में 10,000 एक्चुअल लिया था, मैक्सिमम है 75,000, मिनिमम है 100। जब इनकी लॉग टेबल से जब वैल्यू फाइंड आउट करके वैल्यूज को पुट करोगे, देन अगेन यू हैव द इनकम इंडेक्स विच इज 0.695। अब पॉइंट आ जाता है हमारे पास में, देखो हमें वैल्यूज मिल गई, ये इनकम इंडेक्स मिल गया, ये हमारा एजुकेशन इंडेक्स हो गया, और ये हमारे पास में हमारा थर्ड वाला इंडेक्स हो गया, कौन सा, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। ये तीनों के तीनों इंडेक्स हमें मिल गए, पर ये तीनों क्या हैं, ये तीनों तो डायमेंशन इंडेक्स हमारे पास में। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हमें चाहिए HDI की वैल्यू। HDI की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, HDI की वैल्यू कैलकुलेट होती है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला विच इज द ज्योमेट्री मीन ऑफ द 3 इंडेक्स जो भी हमारे पास में गिवन है, यानी कि इंडेक्स ऑफ हेल्थ ये I है, ये है इंडेक्स ऑफ हेल्थ, इंडेक्स ऑफ एजुकेशन, इंडेक्स ऑफ इनकम। इन तीनों का आपको क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। 1/3 का मतलब ये है कि आप इन तीनों वैल्यूज को यहाँ इस तरीके से लिख के इनका वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। वो अलग बात है कि इस हाइपोथेटिकल का एग्जांपल लेके हमने सेम वैल्यू जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, और हमारा इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आया था वो 0.70 आया था हमारे पास में। इसके हिसाब से तो ये हाई वैल्यू में कंसिडर हो रहा है आपके पास में, ठीक है। तो ये है हमारे पास में हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दिस इज द ज्योमेट्री मीन। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कोई भी एक भी इंडेक्स जो है उसका वैल्यू रिड्यूस होता है तो वो फिर ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है विच नीड टू बी कंसिडर्ड कि अगर किसी भी एक भी इंडेक्स के अंदर, एक भी डायमेंशन के अंदर वैल्यूज रिड्यूस होती है, देन इट्स गोना इफेक्ट द होल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्योंकि आप एक का भी वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो ओवरऑल इंडेक्स को इफेक्ट करेगा। दीज आर द फ्यू, नॉट फ्यू, दीज आर द रेंजेस, यानी कि लो है, लो कहाँ से कहाँ तक होगा, बिलो 0.55 से नीचे जितना भी वैल्यू होगा वो इसका मतलब माना जाएगा कि लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। फिर उससे बढ़ते बढ़ते फिर हम मीडियम है, फिर हाई है, फिर वेरी हाई है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत भयंकर वाली है। वेरी हाई का मतलब है कि भाई ये जो कंट्री है बहुत सेट है, इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है अकॉर्डिंग टू HDI, अकॉर्डिंग टू हेल्थ सेक्टर, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन सेक्टर, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, जो डेवलपमेंट है वो बहुत भयंकर है, बहुत ही अच्छा वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसको कैलकुलेट करते हैं, मीनिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लास्टली अगेन हर बार की तरह हम एक ही बात बोलते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, सिर्फ एडवांटेज पे बात खत्म नहीं होती है, लिमिटेशंस भी सबके अंदर है। एडवांटेज का एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि जब हम किसी कंसेप्ट को पढ़ रहे होते हैं ना तो एडवांटेजेस वहाँ से ही निकल जाती हैं। कभी कभी जो लिमिटेशंस होती हैं वो आपको फिर भी 1-2 बार पढ़नी पड़ती हैं, पर जो भी कंसेप्ट आप पढ़ते हो एडवांटेजेस वहीं से निकल के आ जाती हैं। जैसे कि एडवांटेजेस क्या हैं भाई, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो
ध्यान दे रहा है ये भाई ओवरऑल वेलबींग पे बात कर रहा है ना, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये सारे ही सारे जो पॉइंट्स है उनको टारगेट कर रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है हमारे पास। लेकिन अगर हम इसके लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशन में एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि ये सिर्फ 3 ही डायमेंशंस लेके चल रहा है भाई, और भी तो बहुत सारे फैक्टर्स है ना, एनवायरमेंटल फैक्टर इज देयर, जेंडर इनइक्वालिटी इज देयर, पॉलिटिकल फैक्टर इज देयर, तो ये बाकी के सारे फैक्टर्स उसको कंसिडर नहीं कर रहा है। सो अगेन दिस इज द पॉइंट इन लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या कि सिर्फ 3 फैक्टर्स को ले रहा है। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि कौन कौन से फैक्टर्स को इग्नोर कर रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस टॉपिक विच इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब हमारे पास में एक लास्ट जो है इंडिकेटर वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम पढ़ेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही वीडियो के अंदर हमने तीनों के तीनों क्यों नहीं इकट्ठा करे हैं, क्योंकि वीडियो एक्सट्रीम लेवल लेंदी हो जाता। बट इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन, share my video, subscribe my channel. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.